इधर दानो मोम की मम्मी के ऑफिस में बॉक्स रख देता है। वही रियू की मम्मी भी आ जाती है तो दानहो उनसे भी अपना परिचय देता है और फिर चला जाता है। रियू की मम्मी को दानहो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो मोम की मम्मी से कहती है कि दानहो एक न्यूज रिपोर्टर है, मजबूत है और अच्छा दिखता है। रियू के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी। मोम की मम्मी कहती है कि कोई चांस ही नहीं है, लेकिन इसका कारण नहीं बताती क्योंकि तभी एक कॉल आ जाता है। हालांकि रियू की मम्मी को दानहो रियू के लिए बहुत पसंद आ जाता है। यहाँ मोम सॉसेज खाते हुए आ रही थी, तभी वह फिर से उसी बच्ची को देखती है जो अभी भी क्रॉप सर्कल ढूंढ रही थी। बच्ची को भूख लगी थी, इसलिए मोम उसे सॉसेज ऑफर करती है, लेकिन बच्ची मना करते हुए कहती है कि मेरे डैड ने किसी अजनबी से कुछ भी खाने से मना किया है। तभी मोम उसे चॉकलेट देती है तो बच्ची कहती है कि आप चॉकलेट दिखाकर मुझे किडनैप करना चाहती हो। मेरे डैड ने मुझे बताया है कि अजनबी लोग बच्चों को चॉकलेट खिलाकर किडनैप करते हैं, इसलिए मैं आपकी चाल में नहीं फंसने वाली। आप चली जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ये कहकर वो पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल करने ही जा रही थी, तभी मॉम उसे रोकते हुए कहती है कि डोंट वरी, मैं अभी पुलिस के साथ ही काम करती हूँ और मेरा इमरजेंसी नंबर है 119। वो एम्बुलेंस जैसी गाड़ी दिखती है ना। ये कहकर मॉम सायरन की आवाज निकालने लगती है। इस पर बच्ची कहती है तो आप एक पैरामेडिक हो। बच्चे की जागरूकता देखकर मॉम काफी प्रभावित हो जाती है। उधर रियू चेसंग से खाने के लिए चलने को कहती है, लेकिन चेसंग प्रेजेंटेशन बनाने में व्यस्त था। उसे मीटिंग के लिए तैयार करना था, इसलिए वो रियू को अकेले ही जाने के लिए कहता है। इस पर रियू गुस्से में कहती है, उनके साथ काम करने का कोई फायदा नहीं है। चेसंग कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तब रियू उसे बताती है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही एज आर्किटेक्चर को चुन लिया है और तुमसे बस औपचारिकता निभाने के लिए मिलने वाले हैं। शायद वो तुम्हारे आइडियाज को चुरा भी सकते हैं। तब कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी, इसलिए मैंने उनकी बातें सुन ली थी, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन चेसंग रियू से कहता है कि इस बारे में मंग को मत बताना, और ये मान लो कि तुमने कुछ नहीं सुना, भले ही तुमने उनकी बातें सुन ली हो, क्योंकि प्रोफेशनली हमें कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए मुझे तो अपना काम करना ही होगा। रियू उसे समझाने की कोशिश करती है। तू बेकार में ही मेहनत कर रहा है, ग्रीप वाले तेरा प्रेजेंटेशन देखेंगे भी नहीं। तो दिन रात एक करके मेहनत करने का क्या फायदा। पर चेसंग कहता है चाहे मुश्किलें कितनी भी हो, मैं कभी आधे मन से काम नहीं करता, मैं हमेशा अपना बेस्ट देता हूँ। रियू गुस्से में कहती है, बेकार की ही जिद कर रहे हो, मैं जानती हूँ उन लोगों को, वो लोग बहुत बुरे हैं, उन्हें किसी की मेहनत की कदर नहीं। चेसंग कहता है, शायद तुम मुझे नहीं जानती, मेरी कड़ी मेहनत के लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गुस्से में रियू जवाब देती है, अगर तू जिद करेगा तो मैं भी इस प्रोजेक्ट से बाहर हूँ। और वो सियोंग को छोड़कर जाती है, ये कहते हुए कि मंग को भी ये बात जानने का अधिकार है। लीना जिम में जाती है, जहां रियू का भाई दोंगजिन ट्रेनर है। दोंगजिन जिम की बुरी हालत और बॉस की बुराई करने लगता है, लेकिन लीना उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसके बाद मोम रियू को उस बच्ची के बारे में बताती है जिसे वो पार्क में मिली थी, और कहती है कि उसे उसका नाम या पता पूछना भूल गई थी। वो दोनों डिनर के बाद वॉक पर जाने की बात करते हैं, लेकिन रियू कहती है, अगर चेसंग आया तो मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी। मोम समझ जाती है कि उनके बीच फिर से झगड़ा हुआ है। इधर मंग अपने प्रेजेंटेशन पर जोर शोर से काम कर रहा था और उसे यकीन था कि ग्रिप कंपनी उनको ही चुनेगी। यहाँ चेसंग को रियू की बात सुनकर थोड़ा बुरा लगा था, क्योंकि अगर रियू सही साबित होती है तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएंगी। लेकिन चेसंग अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे नहीं बताता और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। मोम अगले दिन एक कन्वीनियंस स्टोर जाती है, जहाँ वो एक ट्रॉफी लेने जाती है। वहां फिर से दान हो और मोम एक ही साथ उस ट्रॉफी को निकालते हैं और दोनों मजाक में एक दूसरे को चिढ़ाते हुए कहते हैं, ओ रिपोर्टर, तुम फिर से? दान हो कहता है, हमारा टेस्ट कितना मिलता है। मोम जवाब देती है, इस बार मैंने पहले हाथ रखा था, इसीलिए टॉफी मेरी है, क्योंकि यह बहुत रेयर है और सिर्फ मैं ही इसे खाती हूँ। स्टोर वाले भी इसे मेरे लिए ही मंगवाते हैं। इस पर दान हो कहता है, तो आज से इसकी डिमांड और बढ़ जाएंगी। तभी स्टोरमैन फ्लेवर वाली टॉफियों का एक पूरा बॉक्स लेकर आता है, जिसे दोनों खरीद लेते हैं और बाहर निकलते हैं। बाहर दानहो मोम को अपनी कार में लिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन मोम मना कर देती है। हालांकि वो नोटिस करती है कि ये वही कार है जिसने उस दिन ट्रैफिक क्लियर करने में उनकी मदद की थी। इससे मोम प्रभावित हुई थी, लेकिन वो मन ही मन झुंझला जाती है, क्योंकि दानहो बार बार उसकी पसंदीदा चीजें छीनने आ जाता है। घर लौटकर दानहो अपना सामान पैक करने लगता है। उसे एक कैमरा मिलता है, जिसके मेमोरी कार्ड में 2007 और 2008 के ओलंपिक सिलेक्शन मैचों की वीडियो और फोटोज थी। इनमें चेसंग के नेशनल स्विमिंग कंपटीशन के भी फोटोज थी।
जो चेसंग ने जीता था। उसी मैच में दानहो ने चेसंग की कई तस्वीरें खींची थी और उन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर रियू और चेसंग की भी थी। यही से दानहो को रियू जानी पहचानी लगने लगी थी। चेसंग मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था और जाते समय रियो द्वारा गिफ्ट किए गए पौधे को पानी दे रहा था। तभी दानहो उसे रियो के साथ वाली फोटो भेजता है और इस संयोग के बारे में बताता है। मंग चेसंग से रियो के बारे में पूछता है, लेकिन चेसंग बताता है कि वो नहीं आ रही है। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलते हैं, रियो सामने खड़ी मिलती है। चेसंग उसे देखकर हैरान होता है और कहता है, तू तो नहीं आने वाली थी ना? रियो कहती है, तुम्हारी इंग्लिश कहीं सर से ऊपर ना निकल जाए, इसलिए आई हूँ। कम से कम उन्हें उनकी भाषा में गाली तो दे सकूं। चेसंग मुस्कुराते हुए कहता है, गाली देने में तो तू एक्सपर्ट है। इस मजाक के बीच दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी ग्रिप कंपनी के लोग आ जाते हैं। उनमें से एक, जिसका नाम क्रिस था, ग्रिप का चीफ प्रोडक्शन डिजाइनर था। रियो उसके साथ पहले भी काम कर चुकी थी, लेकिन उसे देखकर खुश नहीं लगी। मीटिंग में भी वो चुप रहती है। क्रिस रियो की तारीफ करते हुए कहता है, पता है, रियो हमारी सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय थी। अकेले ही कई लोगों का काम कर देती थी। अचानक ही एक दिन कोरिया जाने की बात कहकर चली गई, इसलिए हम थोड़े निराश थे। लेकिन जब इसे दोबारा देखा तो हम बहुत हैरान हो गए। जेनिफर इस टीम की लीडर थी और उसके साथ 2 और कर्मचारी आए थे, क्रिस और 2 लोग और रियू। ये चारों असल में एक ही टीम में काम करते थे और रियू से हमेशा अपना काम करवाते थे। वो झूठी दोस्ती दिखाकर उसकी तारीफ करते और उसके भोलेपन का फायदा उठाते। एक दिन रियू ने उनकी बातें सुन ली। वहां वो उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो आसानी से उनकी बातों में आ जाती थी। वो अपना सारा काम उससे करवा कर खुद पार्टी करने चले जाते थे। यही बातें रियू को बार बार याद आ रही थी, जिससे उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो वॉशरूम का बहाना बनाकर बाहर चली जाती है। इधर प्रेजेंटेशन खत्म हो गया था और जेनिफर क्रिस से बात करने के लिए बाहर आई। जेनिफर को उनका प्रपोजल बहुत अच्छा लगा। वो कहती है, इनका प्रपोजल एज आर्किटेक्चर फर्म से बेहतर है। लेकिन क्रिस कहता है, ये लोग नए हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें एच आर्किटेक्चर फर्म को ही प्रोजेक्ट देना चाहिए। रियो क्रिस और जेनिफर की बातें सुन लेती है। फिर क्रिस ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उसकी बातों से पता चलता है कि 3 साल पहले रियो के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में सुनकर रियो को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्रिस उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हुए कहने लगा, तुम मेरी जिनी हो, एक स्मार्ट और पंक्चुअल, कोई एआई से कम नहीं थी। तुम हमें छोड़कर चली गई, जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। तुम हमारी बातों में आसानी से आ जाती थी, याद है ना? ये कहते हुए वो उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है। तभी चेसंग ने ये सब देख लिया और गुस्से में आकर क्रिस का कॉलर पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन क्रिस ने धमकी दी, तो तू शायद मुझे जानता नहीं कि तूने किसका कॉलर पकड़ा है। मैं चाहूं तो तेरी कंपनी को बर्बाद कर सकता हूं। ये सुनकर रियो ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन क्रिस गाली गलौज करने लगा, जिससे चेसंग को और भी गुस्सा आ गया। रियो ने उसे पीछे हटाया और क्रिस से माफी मांगते हुए कहने लगी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं इस कंपनी को छोड़ रही हूँ। जो भी कहना है मुझे कहो। इस कंपनी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अकड़ू क्रिस ने रियो का अपमान करना जारी रखा और यहाँ तक कि उसे माफी मांगने के लिए भी मजबूर करने लगा। ये सुनकर रियो को और गुस्सा आ गया और उसने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तू मेरी सैंडल भी नहीं चाट सकता। फिर उसे लात मारती है। क्रिस डर के मारे चुप हो गया, लेकिन कुछ कहने से पहले रियो ने कहा, पहला थप्पड़ मेरे दोस्तों की बेइज्जती के लिए और दूसरी लात एक फॉर्मर कलीग की ओर से। रियो उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने कंपनी के खिलाफ कुछ भी किया तो वो उसके घोटालों की सबूत ढूंढकर उसे ग्रिप में भेज देगी। ये कहकर रियो चली गई और चेसंग ने उसके पीछे जाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन रियो ने कहा कि वो कुछ समय के लिए अकेली रहना चाहती है। हिल्स पहनने की वजह से उसके पैर में दर्द हो रहा था, इसलिए चेसंग उसके लिए स्लीपर ले आया। रियो ने उसे क्रिस और उसकी टीम के बारे में बताया और कहा कि शायद मेरी गलती थी, इसलिए मैंने कंपनी छोड़ दी। चेसंग ने उसे समझाया, तेरी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जो किया वो एक हरासमेंट था। तू बस दोस्ती समझ के उनके साथ काम कर रही थी, इसलिए खुद को दोष मत दे। रियो अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए चेसंग उसे कर्स वैली ले गया। वहां लोग मानते थे कि अगर दिल से कुछ लिखकर लकड़ी में रखा जाए तो वो सच हो जाता है। वहां चेसंग ने क्रिस के बारे में उल्टा सीधा लिखना शुरू किया और रियो भी उसमें शामिल हो गई। दोनों ने मिलकर क्रिस और उसकी टीम के बारे में बहुत कुछ बुरा लिखा। इससे रियो को अच्छा महसूस हुआ। रियो ने मुस्कुराते हुए कहा कि इन लोगों ने के पॉप और के ड्रामा तो बहुत देखा होगा, लेकिन अब इन्हें के सुपरस्टिशन का भी पता चलेगा। चेसंग ने मजाक में कहा,
तू कहीं मुझे पसंद तो नहीं करने लगी, वरना तुझे भी कर्ज कर दूंगा। रियो हंसते हुए कहने लगी कि बकवास बंद कर और सुन, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तूने सब कुछ जानकर भी इतनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी। अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं अपने सपने को जरूर पूरा करूंगी। बाद में मंग का कॉल आता है जिसमें वो खुशखबरी देता है कि उनकी कंपनी को ग्रिप का प्रोजेक्ट मिल गया है। लेकिन ये प्रोजेक्ट ब्रांच ऑफिस का नहीं था, बल्कि ग्रिप के एक फ्लैगशिप स्टोर का था, जो इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट था। चेसंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। तभी मंग ने बताया कि जेनिफर को उनका प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया था। मंग ने चेसंग को एक और खुशखबरी दी कि क्रिस को कंपनी से निकाल दिया गया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब क्रिस को मार पड़ी थी तब वो मीटिंग रूम में जाकर मंग पर चिल्ला रहा था और उसे धमकी दे रहा था, लेकिन मंग ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। एक और बड़ा खुलासा ये था कि मंग इंस्टाग्राम में उनके प्रेसिडेंट का दोस्त था। दोनों के कॉमन इंटरेस्ट की वजह से वो एक दूसरे को फॉलो करते थे और अच्छे दोस्त बन गए थे। मंग को बाद में पता चला कि वो जिस व्यक्ति से चैट कर रहा था वो ग्रिप का वॉइस प्रेसिडेंट था। मंग ने वही रिकॉर्डिंग उसे भेज दी थी जिससे क्रिस को निकाल दिया गया था और अब वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। चेसंग ये खुशखबरी रियो को बताता है। रियो ये सुनकर शॉक और बहुत खुश होती है और वो खुशी के मारे चेसंग को गले भी लगा लेती है। तभी फ्लैशबैक शुरू होता है 2007 के स्विमिंग नेशनल्स का। उस दिन रियो अकेले चेसंग को चीयर करने आई थी, जबकि उस दिन उसका एग्जाम था। चेसंग रियो से पूछता है, तू एग्जाम छोड़कर क्यों आई? रियो कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तेरा मैच जरूरी था। चेसंग उसे धन्यवाद देने के लिए एक फोन गिफ्ट करने की बात करता है, पर रियो मना कर देती है। तब चेसंग उसे अपना मेडल पहना देता है। उसी समय दानहो ने उनकी फोटो खींच ली थी। दोनों बहुत खुश होकर घर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ चेसंग का वॉइस ओवर आता है जिसमें वो बताता है कि उस फाइनल मैच में उसके माता पिता भी उसे चीयर करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन रियो अपना एग्जाम छोड़कर आई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो रियो को कितना पसंद करता है। बचपन से लेकर आज तक कोई ऐसा पल नहीं था जब उसने उसे पसंद न किया हो, पर वो कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि अपनी फीलिंग्स उसे बता सके। उसे डर था कि उनकी दोस्ती खराब हो जाएगी, इसलिए उसने सोचा कि जब वो दोनों अपने 20 के दशक में होंगे तब वो उसे अपने दिल की बात बता देगा। रियो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूएस चली गई थी। चेसंग एक बार उससे मिलने के लिए यूएस गया था। दिन से लेकर रात तक रियो उससे बहुत सारी बातें करती है और बताती है कि वो वहाँ कितनी अकेली है, उसका वहाँ कोई दोस्त नहीं है। चेसंग उसे उसकी माँ के भेजे हुए सारे सामान देता है। अंत में वो उसके फेवरेट कॉमिक्स देता है, जिसे देखकर रियो बहुत खुश हो जाती है। इमोशनल होकर कहती है, तू सबसे बेस्ट है यार। ये कहकर वो उसे गले लगा लेती है और थोड़ा रोने लगती है क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। फिर वो चेसंग के करीब आने लगती है, जिससे चेसंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है, लेकिन वो उसके कंधे पर सो जाती है। इसी के साथ प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि फिर से एक बार चेसंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। अब चेसंग को लगभग एहसास हो चुका है कि वो अब भी रियो को पसंद करता है। अब देखना यह है कि उसे ये स्वीकार करने में कितना समय लगाता है और वो रियो को कब बताता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।